हाँ साथियों, नमस्कार। मैं हूं वाईडी और आप देख रहे हैं प्लस माइनस की एक खास सीरीज जिसका नाम है कामयाबी सीरीज। तो मित्रों, इस सीरीज में आपने पहले बहुत सारी कक्षाएं देखी हैं और लगातार हम इन कक्षाओं पर बात कर रहे हैं। एक एक करके हिंदी व्याकरण से संबंधित सभी प्रश्नों पर हम डिटेल से बातचीत कर रहे हैं। आज की हमारी क्रमशः 12वीं कक्षा है और लगातार प्रश्नों की जो सीरीज है वो आगे बढ़ती जा रही है। आपने पिछली कक्षाओं को जिस तरह से सपोर्ट किया है वो काबिल तारीफ है, उसमें आपका बहुत बहुत सहयोग रहा है, उसके लिए बहुत धन्यवाद आपका। आने वाली कक्षाओं को भी आप शिद्दत के साथ देखें तो निश्चित तौर पर आप सफलता को प्राप्त करेंगे। चलिए मित्रों, आज की कक्षा की हम शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले मैंने जैसा आपसे वादा किया था, मैंने कहा था कि एक व्याकरण शब्द देकर के पूछा था कि इस शब्द का लिंग आपको बताना है, ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। तो व्याकरण शब्द के लिए जो सही उत्तर है वो है पुल्लिंग। व्याकरण पुल्लिंग शब्द होता है दोस्तों। तो व्याकरण पढ़ाया जाता है, व्याकरण पढ़ाई नहीं जाती। याद रखिएगा, व्याकरण शब्द पुल्लिंग होता है, एक बात। अब दूसरी बात, व्याकरण शब्द का ये सही उत्तर देने वाले विद्यार्थियों का नाम उच्चारित करने की मैंने घोषणा की थी। तो पिछली कक्षाओं में जिन विद्यार्थियों ने इस शब्द के लिए सही उत्तर बताया है वो है अनुश्री गुप्ता। अनुश्री गुप्ता, आपने बहुत सही उत्तर दिया है और आपका जो नॉलेज है वो वास्तव में काबिल तारीफ है। इसके लिए आपका धन्यवाद भी और आपको शुभकामनाएं भी। उसके बाद इसका सही उत्तर देने वाले विद्यार्थी का नाम है @अम्मना 4495। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने भी सही उत्तर दिया है इसका। कुछ विद्यार्थी है जो इसके लिए स्त्रीलिंग बता रहे हैं। मुझे लगता है कि स्त्रीलिंग इसका सही उत्तर नहीं है और आपको भी थोड़ा सा इस पर ध्यान देना होगा कि कौन सा शब्द किस प्रकार से आप लिंगों में रखते हैं। ये टॉपिक जब हम लिंग का लेंगे तब आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया जाएगा कि लिंग किसके लिए आप पुल्लिंग शब्द काम में लें और किसके लिए स्त्रीलिंग। देखो, जनरली देखा जाता है तो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, यानी हिंदी में दो ही लिंग होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो इनमें सामान्यतः देखा जाए तो हम वाक्य में प्रयोग करके ही उस शब्द का लिंग बता सकते हैं, लिंग का अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन फिर भी कुछ नियम है जिन नियमों के तहत हम लिंग का पता लगा सकते हैं। आज की कक्षा की हम शुरुआत आगे कर रहे हैं दोस्तों। देखिएगा, यहां से कर रहे हैं। चैनल आपको अच्छा लग रहा है, क्लासें आपके लिए फायदेमंद है, यदि आपको यहाँ से सीख करके लग रहा है कि मेरा यहाँ से कुछ अच्छा होने वाला है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। यदि विद्यार्थियों आपको चैनल से कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है या फिर आपको लग रहा है कि यहाँ से सिर्फ टाइम स्पेंड हो रहा है तो आप डिसलाइक जरूर करके जाए चैनल को, उससे भी हमें पता लगेगा कि हमें क्या नई चीजें लानी है। चलिए, आज की कक्षा की हम शुरुआत करते हैं। आज की कक्षा का ये पहला सवाल आपके लिए ये रहा। देखिए, रचना की दृष्टि से वाक्य के भेद हैं। कितने भेद होते हैं जी वाक्य के? किसकी दृष्टि से मित्रों? रचना की दृष्टि से। तो मैं यहां पर बता रहा हूं, आपको गौर करेंगे दोस्तों। रचना की दृष्टि से वाक्य के भेद होते हैं जी 3। कितने होते हैं? 3 होते हैं। और क्यों होते हैं 3? रचना की दृष्टि से एक तो होते हैं मित्रों सरल वाक्य। कौन से? सरल वाक्य। दूसरा होता है जी संयुक्त वाक्य। कौन सा दोस्तों? संयुक्त वाक्य। और तीसरा होता है मित्रों मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य। मिश्र वाक्य या फिर मिश्रित वाक्य। तो ये तो हुए रचना की दृष्टि से वाक्य के भेद। इसका सही उत्तर बनेगा ऑप्शन डी। और आपको यदि पूछ लिया जाए कि बताओ अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, किसके आधार पर? अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, तो उसका आंसर होता है जी 8। कितने भेद होते हैं दोस्तों? 8। चलिए, ये था आपका पहला सवाल और अगले सवाल पर लौट करके आते हैं। देखिएगा, सवाल है इनमें से बादल का पर्यायवाची कौन सा शब्द नहीं है? बादल का पर्यायवाची नहीं है पूछा है। तो देखो, आप सब जानते हैं कि मेघ बादल का पर्यायवाची होता है। मेघ तो बादल का पर्यायवाची होता है दोस्तों, ये आप देखते हैं भी, जानते भी हैं। मेघ बादल का पर्यायवाची होता है। अब जलद और वारिद और जलधि, इनमें से कौन सा नहीं है ये छांटना है। तो देखो दोस्तों, इसको अलग अलग करके समझा जा सकता है। जल का मतलब जल और दे का मतलब धारण या फिर देने वाला। जल देने वाला कौन होता है? बादल होता है, बिल्कुल। और दे जहां पर आ जाए वो बादल, और धी जहां पर आ जाए वो होता है सागर या समुद्र। तो ये है दोस्तों ऑप्शन डी में जलधि, ये सागर का पर्यायवाची है।
सागर का पर्यायवाची है, जलद बादल का पर्यायवाची है, वारी वारी यानी पानी होता है, जल होता है, वारिद भी बादल का पर्यायवाची है, जलद भी बादल का पर्यायवाची है और मेघ भी बादल का पर्यायवाची है। कौन नहीं है? ये जलधि। ऑप्शन डी राइट आंसर मित्रों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल क्या कहता है, आइएगा देखें दोस्तों। सवाल कहता है कि उत्कर्ष का विलोम क्या होता है। उत्कर्ष का विलोम तो आप सभी जानते हैं दोस्तों, अपकर्ष होता है। उत्कर्ष का विलोम क्या होता है? अपकर्ष होता है। और यहाँ पर देखो उन्नति का विलोम तो अवनति होता है जी। क्या होता है मित्रों? अवनति होता है। सही उत्तर क्या बनेगा? ऑप्शन बी, उत्कर्ष और अपकर्ष। उत्कर्ष का मतलब अच्छा कार्य, अपकर्ष का मतलब बुरा कार्य। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे, ऑप्शन बी इसके लिए सही उत्तर है। अगले सवाल पर आते हैं, देखिएगा अगला सवाल क्या कहता है। बहुत बेहतरीन सवाल है। दोपहर के बाद के समय के लिए एक शब्द क्या होगा? दोपहर के बाद के लिए, दोपहर के बाद के समय को क्या कहा जाता है? तो मैं आपको बता ही दूं दोस्तों, दोपहर के पहले का जो समय होता है उसे कहा जाता है पूर्वाह। क्या कहा जाता है? पूर्वाह। इसको थोड़ा सा ऐसे समझेंगे, पूर्वाहन ऐसे लिखा जाता है, मैंने बड़ा लिखा है थोड़ा सा। फिर जो दोपहर का समय होता है, दोपहर का समय होता है उसे कहा जाता है दोस्तों मध्याह्न। क्या कहा जाता है मित्रों? मध्याह्न। और जो दोपहर के बाद का समय होता है उसे कहा जाता है माय डियर अपराह्न। क्या कहा जाता है जी? अपराह्न। तो इस बात का ख्याल रहे, जहां आपको अपराह्न दिखे दोपहर के बाद के समय के लिए, दोपहर के बाद के समय के लिए कौन सा शब्द काम में लिया जाता है? अपराह्न शब्द। देखिए मध्याह्न दोपहर का समय मध्याह्न कहलाता है। संध्या जो दिन और शाम के बीच का समय हो, दिन और रात के बीच का समय होता है, उसे संध्या कहा जाता है। और रात यानी दोपहर के बाद जब अंधेरा होता है, अंधकार छा जाता है, उस समय को रात्रि। खैर ये कोई बात भी नहीं है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, अपराह्न, मध्याह्न और पूर्वाह्न। क्लियर है दोस्तों? चलिए नेक्स्ट अगली बात पर आते हैं। अगला सवाल ये रहा आपके लिए, बहुत ही बेहतरीन सवाल। झूठे को शर्म नहीं आती में कारक है। झूठे को शर्म नहीं आती, यहां पर आपको कारक बताना है। और देखना दोस्तों, यहां झूठे को, तो यहां पर आपको लगेगा कि कर्ता ने ऐसा लगाते हैं। तो कर्ता का तो कारक चिन्ह आप ने मानते हैं, और कर्म को तो याद रहे दोस्तों, यहां पर को झूठा करता ही है। शर्म नहीं आने का काम किसे हो रहा है? झूठे को। तो झूठा यहां पर क्या हुआ? कर्ता। तो याद रखना, यहां पर को दिखते हुए भी आप इसका कारक क्या बताएंगे दोस्तों? कर्ता कारक। क्योंकि कर्ता के लिए आया है ये को। झूठे को शर्म नहीं आती, यहां कर्म नहीं है झूठा। झूठा क्या है जी? कर्ता है। शर्म नहीं आने का काम किसे हो रहा है? कर्ता को, यानी किसको? झूठे को। तो कर्ता के साथ जो कारक चिन्ह लगता है वहां पर आप कौन सा कारक बताएंगे? कर्ता कारक बताएंगे। क्लियर है मित्रों? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल ये रहा, बहुत सिंपल है। देखें, टोकरी में आम रखे हैं में कारक पूछा है। फिर टोकरी में आम रखे हैं तो कारक पूछा है। तो बहुत सिंपल बात है। इस संबंध के लिए आपको कौन कौन से कीवर्ड मिलते हैं? का, के, की, रा, रे और री। ऐसा तो है ही नहीं यहाँ पर कहीं। अधिकरण का जो चिन्ह पाया जाता है वो होता है एक तो में, और या फिर होता है पर। और कर्म के लिए होता है जी को, और ये करण के लिए होता है जी के द्वारा। क्या होता है? के द्वारा या फिर से। क्लियर है दोस्तों? तो यहां पर देखते ही आपको आइडिया लग जाएगा कि टोकरी में, ये देखो में, और इसके लिए कौन सा कारक बताएंगे? अधिकरण कारक बताएंगे। यस और नो? यस। नेक्स्ट दोस्तों देखें, आप धीरे धीरे पढ़ते चले तो यकीनन आप अच्छी चीजों का अध्ययन करेंगे, आगे बढ़ेंगे। देखें, मनोविकार में संधि है, बहुत सिंपल है। मने धन विकार, इसका जो संधि विच्छेद होता है वो होता है दोस्तों मने धन विकार। और इसमें एक नियम है, ये देखो, आप देखते ही आइडिया लगा सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि ये विसर्ग संधि का उदाहरण है।
कौन सी संधि का उदाहरण है? विसर्ग संधि का उदाहरण। और इसका नियम क्या है वो सुने, ए आ के साथ। किसके साथ दोस्तों? ए और किसके साथ? ए या फिर फिर से देखिएगा, ए या आ के साथ, इनके साथ, इनके साथ क्या हो दोस्तों? विसर्ग हो, विसर्ग हो, विसर्ग का साइन जो इस प्रकार से आप देख रहे हैं। और इसके बाद क्या हो? कोई घोष वर्ण हो, कोई घोष वर्ण हो, तो इस विसर्ग का क्या बन जाता है मित्रों? ओ बन जाता है। और यहां पर भी ऐसा ही हुआ है, गौर करना। माने ए आ के साथ में कौन है? विसर्ग है, और आगे कौन है? घोष है, वि घोष। वह क्या होता है दोस्तों? सभी अंतस्थ व्यंजन य, र, ल और वे, ये क्या होते हैं? घोष होते हैं। क्या होते हैं? घोष होते हैं। और ये घोष आने के कारण ये विसर्ग किस में बदला? ओ में बदला। तो मनय का क्या बना? मनो बना, और विकार का विकार। इसलिए इसका सही उत्तर क्या बनेगा? विसर्ग संधि, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। स्वर संधि में क्या होता है? स्वर संधि में होता है दोस्तों, दोनों तरफ स्वर होंगे, स्वर के बाद स्वर आएगा, तो संधि कौन सी बनेगी? स्वर संधि। यहां क्या होता है जी? यण संधि किसका भेद है? यण संधि तो स्वर संधि का ही एक भेद है। और व्यंजन संधि में क्या होता है? व्यंजन के बाद या तो व्यंजन आए या फिर स्वर आए, और उसके बाद जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहा जाता है। चलिए, इसका सही उत्तर बनेगा ऑप्शन बी करेक्ट। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, ये रहा आपके लिए। क्या कहता है सवाल? ये देखिए, पत्थर की लकीर होने का तात्पर्य क्या है? कोई घर में बुजुर्ग जो होते हैं उनसे आपने खूब सुना होगा कि मेरी बात पत्थर की लकीर है। मेरी बात पत्थर की लकीर होने का मतलब अमिट है, जिसको कोई नहीं टाल सकता। जो मैंने कह दिया है वही अंतिम बात है, वही अंतिम फैसला है। इसको कहते हैं पत्थर की लकीर। मिट जाना नहीं, मिटने वाली तो पत्थर की लकीर कैसे हो सकती है? कठिन होने से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इसका सही उत्तर बनेगा अमिट होना, अमिट होना, जो कभी नहीं मिट सकती। ऐसी लकीर या ऐसी कोई बात जिसको पत्थर की लकीर कहा जाता है। इसका सही उत्तर क्या बनेगा दोस्तों? अमिट होना। और इसके लिए कठोर होने के लिए पत्थर दिल काम में लिया जा सकता है, पत्थर दिल होना। ये फिल्मी दुनिया में खूब चलता है ये शब्द कि आप बड़े पत्थर दिल, है ना, ऐसा आप खूब देखते हैं, सुनते हैं। तो यहां पर इसका सही उत्तर बनेगा अमिट होना। चलिए, अगला सवाल ये रहा आपके लिए, बहुत बेहतरीन सवाल है। क्या कहता है सवाल? देखें, सवाल कहता है धमकाना किस मुहावरे का अर्थ है? धमकाना, धमकी देना, किस मुहावरे का अर्थ है? आंखें दिखाना मुहावरे का अर्थ यहां पर अगर है तो हाँ बिल्कुल है। आग बबूला होना, बहुत गुस्सा होना। आग बबूला होने का तात्पर्य क्या हुआ? बहुत गुस्सा होना। तो ये तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है। इसका मुहावरा तो बनेगा बहुत गुस्सा। आंखें दिखाना बिल्कुल सही है। धमकाना, आंखें दिखाना, आप डर रहे हो, आपको डरा रहा है। आंखें बिछाना, स्वागत करना। आड़े हाथों लेना, आड़े हाथों लेने का मतलब खरी खोटी सुना। तो चलिए मित्रों, इसका सही उत्तर आपको अंदाजा लग गया होगा। इसका सही उत्तर है आंखें दिखाना। और उम्मीद कर रहा हूं ये आपको समझ में आ गई होगी बात। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल ये रहा आपके लिए, बहुत बेहतरीन सवाल है। देखो, सवाल सभी बेहतरीन होते हैं, उसका उत्तर आप कैसे दे रहे हैं ये मायने रखता है। तो चलिए, सवाल क्या है सुने। अनुराग का विलोम क्या है? अनुराग का विलोम होता है विराग दोस्तों। पराग नहीं होता है, राग नहीं होता है। पुरातन तो नूतन का विलोम शब्द होता है, और इसलिए इसका सही उत्तर बनेगा ऑप्शन सी विराग। यस और नो? ये बहुत इजी सवाल है। देखो, ऐसे सवालों पर ज्यादा समय हमें नहीं जाया करना चाहिए। ऐसे सवालों को हमने परीक्षाओं में, तो जैसे भी ये परीक्षाओं में आए या चाहे फिर आप किसी पुस्तक में देखें, माफी चाहूंगा, आप किसी पुस्तक में इनको देखते हैं, देखते ही आप इनको रटने का प्रयास नहीं करते, आप इनको देखते ही आगे स्किप करते हैं। बस वहां पर थोड़ा ख्याल रखिएगा कि जैसे ही आप विलोम शब्द देखते हैं, पर्यायवाची शब्द देखते हैं, तो उनको थोड़ा सा ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए चले, अर्थ को समझते हुए चले। यकीनन आप बेहतर बना लेंगे हिंदी को। हिंदी का मतलब ही है दोस्तों शब्दकोश की आपके पास में अधिक जानकारी होना। जितने ज्यादा शब्दों के अर्थ आप जानेंगे, उतना ही बेहतर आपका व्याकरण होता चला जाएगा। चलिए,
आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके लिए ये रहा, देखिए वृष्टि का पर्यायवाची बहुत जबरदस्त है। वृष्टि यानी वर्षा होता है, बसंत एक ऋतु होती है, शीत भी एक ऋतु होती है, गर्मी भी एक ऋतु होती है, वर्षा भी होने को ऋतु होती है मित्रों। लेकिन वर्षा का विलोम शब्द या वर्षा का पर्यायवाची क्या होगा? वृष्टि होगा, याद रखें। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी है। ठीक है जी। नेक्स्ट अगले सवाल पर आते हैं। देखिए सवाल क्या कहता है, ये यहां से सवाल आ गया आपका, ये रहा, क्रिया की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है? तो क्रिया की विशेषता बतलाने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं माय डियर? क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्रिया किसे कहते हैं? वह शब्द जो किसी कार्य के होने का या करने का बोध कराए, उस शब्द को कहा जाता है क्रिया। और इस शब्द की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है? क्रिया विशेषण कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा जी? क्रिया विशेषण। ध्यान रखें, सर्वनाम किसे कहते हैं? जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं शब्द, उन्हें क्या कहा जाता है? सर्वनाम कहा जाता है। विशेषण जो संज्ञा या सर्वनाम की, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। और संज्ञा आप जानते हैं, किसी भी नाम को क्या कहा जाता है? संज्ञा कहा जाता है। इसका सही उत्तर बनेगा ऑप्शन बी, राइट। ठीक है। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, बेहतरीन सवाल है। मोहन अच्छा लड़का है में विशेषण बताइए। मोहन अच्छा लड़का है। अच्छा होना, बुरा होना व्यक्ति का गुण होता है, और गुणों से संबंधित जो विशेषताएं बतलाई जाती हैं उसे गुणवाचक विशेषण में रखा जाता है। ये तो हमने देखते ही अंदाजा लगा लिया। मोहन अच्छा, अच्छा क्या है? अच्छा होना गुण होता है जी। संख्या नहीं है जी, संख्या होती तो 1 2 3 4 5 की बात होती, या अनिश्चित संख्या की बात होती। परिमाण में जी मापतोल की बात होती, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। और जब सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है दोस्तों, इस बात का अर्थ समझें आप, जब सर्वनाम हो और सर्वनाम होकर के भी वो विशेषण के रूप में प्रयुक्त होने लग जाए, तो फिर उसे कहा जाता है सार्वनामिक विशेषण। क्या कहा जाता है जी? सार्वनामिक विशेषण। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल ये रहा आपके लिए, पवन का संधि विच्छेद क्या होगा? पवन, पहले तो ये आपके सामने पवन शब्द में आपके लिए 3 ही विकल्प दिए हुए हैं। कोई बात नहीं, घबराए नहीं, सही विकल्प मैं लिख दूंगा। इसमें कोई सा भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी सही उत्तर नहीं है, कोई भी इसमें सही उत्तर नहीं है। कारण क्या है? पाव धन अन तो होता ही नहीं है। पा धन वन होगा, नहीं तो पावन हो जाएगा जी, अगर इसको जोड़े तो, नहीं तो इसको जोड़ना निरर्थक बात है। और पो धन अन को जोड़ेंगे तो इसका बन जाएगा जी पावन। क्या बन जाएगा? पावन। और पूछा क्या है हमें? हमें पूछा है जी पवन। तो पवन का जो संधि विच्छेद होता है वो होता है पो और धन अन। अब देखना दोस्तों, इस पो में से ओ की मात्रा गई तो पै बचा आधा, आगे कौन? ओ। ओ का इस संधि में होता क्या है? कौन सी संधि है सर ये? आव। आव का वे भी आधा, आगे कौन है? अन। और इस प्रकार से ये जुड़ा हुआ शब्द है। ये अयादी संधि का जबरदस्त उदाहरण है। स्वर संधि और स्वर संधि का एक भेद है अयादी संधि। और अयादी संधि में ऐसा होता है कि ओ की मात्रा है तो उसका आव हो जाता है। और यहां देखना, पै में आ जुड़ा तो क्या बन गया दोस्तों? पा। क्या जुड़ गया? अब होता है, अब माफी चाहता हूं, अब। तो पै में ए जुड़ा तो क्या हो गया? पै पूरा कंप्लीट हुआ। इसको मैं फिर से समझा देता हूं आपको, एक बार देखिए, फिर से समझिएगा दोस्तों। पो अन, अब इसको खोल करके लिखोगे तो पै आधा, इसका बनता है अब का वह आधा, आगे है अन। अब इनको केवल जोड़ना है। ये ए इसमें जुड़ा तो पै हो गया पूरा मित्रों, इस व में ए जुड़ गया तो वह भी हो गया पूरा। और यहां कौन बचा है? न। तो शब्द बन गया पवन। ये कौन सी संधि में हो रहा है जी? अयादी संधि में हो रहा है दोस्तों। कौन सी संधि में हो रहा है? अयादी संधि में हो रहा है। इस प्रकार से इसका सही उत्तर ऑप्शन सी था, जो यहां पर दिया हुआ नहीं है। आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखिए क्या कहता है सवाल,
वह अभी पढ़कर आया है, मैं काल बताएं, काल बताएं। देखो वर्तमान काल के तीन भेद, एक संदिग्ध, आप यूं कह सकते हैं एक अपूर्ण वर्तमान, एक सामान्य वर्तमान और एक संदिग्ध वर्तमान। अब यहां पर देखिए वर्तमान तो है ही नहीं है, तो सामान्य वर्तमान काल को और वर्तमान काल को तो मैंने कैंसिल कर दिया है। भविष्य की बात नहीं है, आया है, आ चुका है, चुका है, चुका है, तो ये बात किसकी हो गई जी? भूतकाल की हो गई दोस्तों। किसकी हो गई है? तो देखने से लगेगा, है देखने से लगेगा दोस्तों आपको कि सामान्य वर्तमान काल का हो सकता है, वर्तमान काल का हो सकता है। वर्तमान काल की जो आप पहचान करते हैं वो किससे करते हैं? देखो यदि यह होता पढ़ता है तो यह है सामान्य वर्तमान काल, यह है सामान्य वर्तमान काल। यहां पर क्या है? आया है, पढ़कर आया है, आ चुका है ना, आ चुका है मतलब बात भूतकाल की हो चुकी है, इसलिए इसका सही उत्तर बनेगा ऑप्शन ए, राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला सवाल आपके लिए ये रहा, अगला सवाल है नहीं, अगला सवाल अगली क्लास में आएगा। और तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ध्यान रखिए, अपने घर वालों की उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करते रहिए। आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।